गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। आप सबों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल केके सर में। और मैं आज आप लोगों को बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का लेक्चर देने वाला हूँ, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल से है, एकदम जीरो से लेकर हाई स्टैंडर्ड तक रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। और वैसे बच्चे जो कभी भी बायोलॉजी को नहीं पढ़े हैं, अर्थात उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, तो मैं आज उन सबों को एकदम जीरो से, बेसिक लेवल से, जीरो से हीरो वाली क्लासेस आज मैं करने वाले हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि बायोलॉजी का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। सबसे पहले बायोलॉजी को दो भागों में बांटेंगे। बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। जूलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का एक शाखा है और बॉटनी भी एक जीव विज्ञान का शाखा है, यानी वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान या जीव विज्ञान। बॉटनी और जूलॉजी बायोलॉजी का दो भाग है, जिसमें जूलॉजी का भी पिता या जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। सबसे पहले यही माना जाता था कि अरस्तु ही है जो जीव विज्ञान का जनक है, यह है। लेकिन बाद में जब बॉटनी का खोज किया गया तो बॉटनी का पिता या अर्थात जनक किसे कहा गया? थियोफ्रेस्टस। बॉटनी का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। यानी बायोलॉजी को दो भागों में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एनिमल अर्थात जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको जंतु विज्ञान भी कहा जाता है। और ये बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान में पादप, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, पादप अर्थात पेड़ पौधे को सुसरा। बहुत बायोलॉजी में उटपटांग नाम मिलेगा, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को समझाते चलूँगा अच्छे से। ये पादप अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है बॉटनी में। तो इतना जानकारी जो है बहुत ही जीरो लेवल का है कि बायोलॉजी का जनक अरस्तु कहा जाता है। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी का जनक अरस्तु और इसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, और बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस है, जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को आज सेल अर्थात कोशिका पढ़ाऊंगा। सेल अर्थात कोशिका। कोशिका का जो खोज है सबसे पहले किसने किया था? तो कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। देखिए कोशिका जो है, या इसको याद कैसे करेंगे? कोशिका जो है बहुत छोटा होता है, एकदम छोटे चीज को हम लोग क्या से पकड़ के निकालते हैं? हुक से। क्या? हुक से। तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका जो है बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, और ये जो कोशिका का खोज किए वो कैसा था? तो मृत कोशिका था। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया वह मृत कोशिका था। लेकिन जब लाइव अर्थात जीवित कोशिका, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था पूछा जाए तो ल्यूवेनहॉक। लाइव मतलब जिंदा कोशिका, तो ल्यूवेन लाइव से जिंदा, और ल्यूवेनहॉक किसने किया था? जीवित कोशिकाओं का खोज तो ल्यूवेनहॉक ने। किसने? ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले फिर बताया कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया?
तो लीवेनहॉक ने। व्यक्त कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद फिर जो है कोशिका का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने? स्लाइडेन एवं स्वान ने। ये दो ऐसे बायोलॉजी के जनक थे जिन्होंने कोशिका को सिद्धांत के बारे में बताया। स्लाइडेन एवं स्वान ने कहा कि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से मिलकर ही हमारा शरीर बना है। तो उसमें अगर कहीं पे कोशिका हमारे शरीर में मृत हो जाता है, मर जाता है, तो उन कोशिकाओं को वहां पे जहां पे कोशिका मर जाता है वहां पे भरने के लिए बगल की कोशिकाएं फिर से नई कोशिका का निर्माण करती है। ऐसा किसने बताया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका है क्या? व्हाट इज सेल? तो कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड सेल। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को ही क्या कहा जाता है? कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, जो क्रियात्मक एवं संरचनात्मक क्रिया भी कहा जाता है। तो यह कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका का सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, जो मृत कोशिका था। जीवित कोशिका का खोज लीवेनहॉक ने किया था। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। इसके बाद बताते हैं कि बताइए कि सबसे छोटी कोशिका ओवरऑल की बात किया जाए और सबसे बड़ी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिकाओं की बात किया जाए तो सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा आपका ओवरऑल में। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि मनुष्य में या मानव में, ओवरऑल में कह रहे हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन है। तो आपका आंसर आएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका होता है। सबसे बाद 2 से 2.5 केजी का एक अंडा होता है उसका, जो सबसे बड़ी कोशिका है। शुतुरमुर्ग एक पक्षी है जो ज्यादा उड़ता तो नहीं है, लेकिन किंतु बहुत तेज दौड़ता है। और उसी शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका होता है। लेकिन यदि बात किया जाए कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो मानव का सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा, सबसे छोटी कोशिका आपका स्पर्म। क्या हो जाएगा? स्पर्म जो है मानव का सबसे छोटी कोशिका है। आप लोग स्पर्म के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। इसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं बॉयज लोग वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि स्पर्म किसे कहा जाता है। स्पर्म शुक्राणु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शुक्राणु को। ये सबसे हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, स्मॉलेस्ट सेल है। कौन? तो स्पर्म, जिसे शुक्राणु के नाम से हम लोग जानते हैं। और यदि बात किया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो वो है ओवम। ओवम अर्थात इसको क्या कहा जाता है? अंडाणु, जो महिलाओं में पाया जाता है और स्पर्म पुरुषों में पाया जाता है। तो ओवम जो है हमारे मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका होती है। और यदि सबसे लंबी कोशिका की बात किया जाए, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है, जिसे हम लोग तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जो सबसे लंबी कोशिका है। और न्यूरॉन ही हमारे ब्रेन का दिमाग है, अर्थात न्यूरॉन हमारे शरीर में सभी संवेदी अंगों को ग्रहण करता है और उस पर विश्लेषण करता है। इसके बाद फिर हम बताते हैं कि ठीक है, जब कोशिका का खोज हुआ तो क्या कोशिका मरता है तो उसका जगह पे फिर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो उसको क्या कहते हैं? पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण क्या है? तो पुनर्निर्माण कहने का मतलब है कि जहाँ पे जो कोशिका मर जाती है उसके जगह पर फिर से एक नई कोशिका का निर्माण होता है, जिसके पुनर्निर्माण कहा जाता है।
और सबसे ज्यादा यदि बोला जाए कि सबसे ज्यादा हमारे शरीर में पुनर्निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर अर्थात जिसको यकृत कहते हैं, जिससे पित्त रस निकलता है, आप लोग जानते होंगे। तो सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण हमारे शरीर में लीवर में होता है। यदि कोई लीवर में मार दिया हो, चोट लग गया होगा, कोई चाकू मार दिया, तलवार मार दिया, तो वह जगह को भरने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे कोशिका का बहुत ज़्यादा पुनर्निर्माण होता है। लेकिन यदि ससुरा मार दे ब्रेन में, यदि कोई बात से मार दे ब्रेन में, ससुरा का दिमाग हेमरेज हो जाएगा। यानी तो कहने का मतलब है कि ब्रेन में बहुत ही कम अर्थात ना के बराबर पुनर्निर्माण होता है। अगर सर पे चोट लगा तो वह हड्डी तक ही रहा तो बहुत ठीक है, खाल तक ही रहा ठीक है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर चोट पहुंचा तो चाहे तो वो गजनी बनेगा, चाहे तो तेरे नाम का सलमान खान बनेगा, क्योंकि उन ससुरों को ऐसा मारा गया था ब्रेन पे कि वह बिल्कुल ही ब्रेन हेमरेज कर गया था, मतलब दिमाग उसका जो है बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। उटपटांग होगा, नाम ही पता नहीं रहा कि हम कौन हैं। तो ब्रेन जो होता है वहाँ पे बहुत ही कोशिका का पुनर्निर्माण कम होता है। यदि कोई आपके ब्रेन को मारे तो चोट पहुँच जाए अंदर, तो समझिए कि आप गजनी या तेरे नाम का सलमान खान बन जाएंगे। इसलिए कोई यदि ब्रेन पे मार के उसको कहे कि नहीं ब्रेन पर नहीं लीवर में मार, तो उसकी वजह ठीक है, क्या लीवर पे कहेंगे ना? हाँ देखो, हाँ बोला, क्यों कहेंगे भाई मारने के लिए? नहीं कहेंगे, हम कहेंगे अपने मार लो लीवर में, तो लीवर में मारने के लिए नहीं कहेंगे। तो इतना तो समझ में आया होगा आप लोगों को। देखो एक बच्चे का क्वेश्चन है, शिशु का लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखो एक बच्चे ने क्वेश्चन दिया है कि शिशु का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो आइए मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ लिंग निर्धारण। बहुत ही दिलचस्पी दिखला रहा है कि आप लोग कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये क्वेश्चन एक बच्चे का है कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मैं बहुत ही डिटेल से इसे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप लोग को बहुत सारे चीज़ पढ़ने हैं, उसके बाद ही पढ़ना है। लेकिन जब क्वेश्चन आ गया तो मैं बता देता हूँ। और इसमें आप लोग को कुछ याद भी होनी चाहिए कि जैसे मानव में क्रोमोसोम की संख्या अर्थात गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। यदि जोड़ा में बात किया जाए तो 23 जोड़ा होता है। कितने जोड़ा? 23 जोड़ा, या जो है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या होती है। और इसमें जो है क्रोमोसोम दो प्रकार के होता है, एक ऑटोसोम होता है और एक ऑलोसोम होता है। तो ऑटोसोम और ऑलोसोम से ही पता चलेगा कि किस तरह से लिंग निर्धारण होता है। तो मैं यहाँ पे अब बताऊंगा कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये मेल है और ये फीमेल है। मेल में भी क्रोमोसोम जो है मेल क्रोमोसोम और फीमेल क्रोमोसोम, यानी पुरुष का गुणसूत्र और महिला का गुणसूत्र जो है दो प्रकार का होता है। अभी आपने बताया, एक को कहते हैं ऑटोसोम और एक को कहते हैं ऑलोसोम। इसमें भी ऑटोसोम होता है और ऑलोसोम होता है। ऑटोसोम कितने होते हैं? तो 44 अर्थात 44 यानी 22 जोड़ा। ये जो है ऑटोसोम, ऑलोसोम होते हैं 2, तो 44 + 2 = 46। और महिलाएं में भी उतना ही होते हैं, 44 होते हैं ऑटोसोम और 2 होते हैं ऑलोसोम। यही 2 ऑलोसोम लिंग निर्धारण करता है। तो कहेंगे कि कैसे करता है? तो लिंग निर्धारण जो है यह हमारा जो 44 है यह शरीर का निर्माण करता है। किसका करता है? शरीर का निर्माण करता है। लेकिन ये जो ऑलोसोम 2 होते हैं यही लिंग का निर्धारण नहीं करता है। ये लिंग का निर्धारण कौन करता है? तो यही करता है ऑलोसोम। इसमें तो दोनों इक्वल टू है, 44 इसमें जो ऑटोसोम है ये दोनों सिर्फ शरीर का ही निर्माण करता है। लेकिन लिंग का निर्धारण जब करने का टाइम आता है तो हम लोग ऑलोसोम के पास जाते हैं। और ऑलोसोम क्या करता है कि यहाँ पे देखिए कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। लिंग निर्धारण कैसे होता है? जब इसका ये जोड़ा में 22 रहता है
और ये भी जोड़ा में कितना रहता है 22 रहता है। जब ये 44 जो है और ये 2 46, यहाँ 44 अप टू 46, इसमें जो है यदि बात किया जाए मेल में तो इसमें जो दो ऑलोसोम होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं। क्या होते हैं? एक्स और वाई होते हैं। लेकिन फीमेल अर्थात महिलाओं में क्या होता है? तो एक्स और एक्स होता है। ऑलोसोम क्या होता है? एक्स और एक्स होता है। ये जो ऑलोसोम है दो महिलाओं में और दो पुरुषों में, इसी से में लिंग निर्धारण होता है। ये एक्स जो है अगर पुरुषों का एक्स यहाँ आया और महिलाओं का भी एक्स यहाँ आ गया, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जन्म के समय, जब पुरुषों का एक्स ऑलोसोम और महिलाओं का एक्स ऑलोसोम जब निषेचन की क्रिया करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उस समय यदि मेल भी अपना ऑलोसोम एक्स दे और यदि महिला भी अपना ऑलोसोम एक्स दे, तो इस स्थिति में यहाँ पे लड़की अर्थात गर्भ बच्ची का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? बच्ची का। लेकिन यदि पुरुष अपना ऑलोसोम वाई और महिला को तो एक्स ही होता है, तो ये तो एक्स ही देगी, एक्स देगी, तो एक्स वाई की स्थिति में क्या होता है? तो लड़कों का जन्म होता है, लड़का का जन्म होता है अर्थात बच्चा का जन्म होता है। तो इस स्थिति से हम लोग क्या करते हैं कि लिंग निर्धारण को पता कर लेते हैं। तो ये जो है महिलाओं में एक्स ऑलोसोम पाया जाता है और पुरुषों में एक्स वाई पाया जाता है। तो गांव घर की जो महिलाएं होती हैं, जो अनपढ़ होती है, इसीलिए कहता है कि शिक्षा शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है बहुत जरूरी है। जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो हमेशा जिंदगी भर घुटन महसूस करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। गांव देहात में आप कभी देखे होंगे कि जो महिलाएं को सिर्फ लड़की अर्थात बच्ची, सिर्फ लड़की जन्म हो रहा है, उसे उसकी सासू अर्थात उसकी सास और उसका पति तक भी उसे अवहेलना करते हैं, आलोचना करते हैं, उसे कई तरह की बातें सुना देते हैं पटांग कि तुम में कौन सा दोष है, तुम कैसी कुलक्षण हो, हमारे घर में आई हो, ये वो हो, तुम्हारे अंदर ये है वो है, तुम सिर्फ बच्ची को ही जन्म दे सकती हो। तो इसमें उसका कोई गलती नहीं है, उसमें जो है फीमेल का कोई गलती नहीं है। यदि वह पढ़ी लिखी रहती तो अपनी सास से कहती कि ससुरी नहीं है जो हमको सिखला रही है, अपना बेटवा के समझा और जाके कहा उससे कि दिक्कत हमारा में नहीं, दिक्कत ओकरा में है। यदि वो लड़का चाहता है तो तुम अपना भाई दो ना, एक्स क्यों दे रहा? लड़की के पास तो एक्स एक्स है, लड़की के पास तो क्या है? एक्स एक्स है और लड़कों के पास एक्स वाई है। जब ये एक्स दे रहा है लड़का और लड़की का भी एक्स आ रहा है, तो इस स्थिति में तो लड़की का जन्म होना निर्णय एकदम तय है। लेकिन यदि लड़का को होना है तो लड़का जो अपना वाई देगा और लड़की एक्स देगी, तब ना लड़के का जन्म होगा। तो वो यदि पढ़ी लिखी होती तो अपने घर परिवार को समझाती। इसलिए शिक्षा क्या होता है? बहुत जरूरी है। और इसके बाद क्या होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी भी होता है, जिसके कारण आप लोग जानते हो किन्नर अर्थात उसको क्या कहते हैं, उसको देहाती भाषा में खिचड़ा या छक्का कहा जाता है। देखे होंगे आप लोग, कभी ट्रेन में गए होंगे या कोई होटल में या कहीं कोई शहर में, तो देखे होंगे। उसका कहता है कि जन्म कैसे होता है सर, एक बच्चे ने पूछ रहा है कि जो एक किन्नर होता है उसका जन्म कैसे होता है, मतलब वो कौन सी स्थिति में उसका लिंग निर्धारण कैसे हो जाता है, कि माने किन्नर का जन्म कैसे हो गया। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो पुरुषों में दो है एक्स वाई, ये दोनों अगर यहाँ आ गया एक्स वाई और फिर फीमेल से आ गए एक्स, आना चाहिए था चाहे एक्स इधर से, इधर से भी एक्स, इधर से आना चाहिए था यदि वाई तो इधर से भी आना चाहिए था एक्स तब। लेकिन यदि एक्स वाई दोनों एक साथ आ गए इधर से और इधर से एक्स आ गया वो, या इधर से एक्स एक्स दोनों आ गया, इधर से एक वाई आ गया, तो इस स्थिति में होता क्या है, तो किन्नर का जन्म हो जाता है। क्या होता है? क्रोमोसोम में कुछ अनियमितता होता है, जिसको सिंड्रोम कहते हैं। कुछ अनियमितता के कारण क्या होता है कि इस तरह से यहाँ पे हो जाता है कितना, तो 44 और इधर से भी आ गया कितना 3, तो यहाँ पे तो 44 और 46 होना चाहिए था, लेकिन आ गया 3। तो इस स्थिति में यहाँ पे क्या होता है, किन्नर का जन्म हो जाता है। और देखो किन्नर भी
एक समाज है, एक अपना, इसको भी हक है। अनुच्छेद 23 कहता है कि इसको भी जीने का हक है, सभी को जीने का हक है। इसको कहीं ट्रेन में जाता है, ये करता है, वो करता है, मांगता है, तो सब लोग अलग नजरिए से देखते हैं उसको, कहीं भी मतलब उसको जिंदगी जीने का मौका समाज में नहीं दिया जाता है। जिस तरह से व्यक्ति यदि जेल में जाता है तो उसको क्या करता है, मारता पीटता नहीं है उसी, बल्कि खाना दिया जाता है, 3 टाइम और भोजन दिया जाता है। उसको सिर्फ यह जताता है कि तुम जो हो बाबू समाज से दूर हो गए हो। क्या हो गया हो, समाज से तुमको दूर कर दे रहा है। उसी तरह से किन्नर को भी समाज से दूर यहाँ पे लोग करते हैं, लेकिन ये गलत बात है। सभी को जीने का अधिकार है संविधान में, इसको भी अपना हक है, इसलिए इसका भी एक सरकार, लेकिन नहीं, सरकार इसको कोई नहीं देता, क्योंकि ये वोट नहीं देते हैं। सरकार 2 एंग्लो इंडियन को देते हैं, एंग्लो इंडियन 2 पार्टी बनाता है, लेकिन इन लोगों को कहीं पे कोई जगह ऐसा नहीं दिया गया, क्योंकि ये वोट नहीं दे पाते हैं, इसलिए सरकार इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इन्हें भी जीने का अधिकार है। तो ये सिंड्रोम के कमी के कारण होता है, कभी कभी अनियमितता होता है, जिसके कारण इस तरह से होता है। सिंड्रोम, देखिए सिंड्रोम जो होता है मेनली 4 प्रकार से होता है। एक टर्नर होता है, टर्नर जो होता है किसमें होता है, फीमेल में होता है, और इसमें जो होता है क्रोमोसोम की संख्या 45 होता है। ये क्या टर्नर करता है, तो ज्यादातर जो गाँव देहात में आप लोग एक शब्द क्या कहते हैं, बांझपन, हाँ बांझपन कहते हैं, जिसको बाल बच्चा नहीं होता उसको बांझपन कहते हैं। ये कैसे होता है, तो यही टर्नर यानी 45 क्रोमोसोम इसमें होता है, इसी के कारण क्या होता है, बांझपन यानी उससे बच्चे नहीं हो पाते हैं। और एक होता है क्लिनेफेल्टर। क्लिनेफेल्टर क्या होता है, तो ये होता है पुरुषों में होता है, सिर्फ मेल में, और इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। और इसमें क्या होता है, 47 होता है, तो यानी ये नपुंसकता का निशानी है, नपुंसकता, जिससे मतलब क्या कर सकते हैं, फीमेल लड़कियों के प्रति उतना अट्रैक्शन नहीं रखता है, ये मतलब महिलाओं की तरह ही ज़्यादातर काम करेगा, यानी उसको में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का अट्रैक्टिव होता है, आकर्षकता होता है, वो नहीं हो पाता है। इसके कारण क्या होता है, तो क्रोमोसोम 47 होता है, जिससे नपुंसकता होने का ये रहता है। तो इसी तरह से मैंने सिंड्रोम में भी होते रहते हैं, गड़बड़ियों के कारण कुछ हो जाते हैं। और जैसे पटाव होता है सिंड्रोम, पटाव में क्या होता है कि ये फीमेल और मेल दोनों में होता है। देखे होंगे कि 47 होता है, जिसके कारण किसी किसी को और देखे होंगे यहाँ पे इस तरह से रहता है। तो ये सब सिंड्रोम में अनियमितता के कारण होता है। एक डाउन्स होता है, डाउन्स में क्या होता है, तो यह मेल और फीमेल दोनों में होता है। इसमें भी क्या होता है, तो शरीर का आकार किसी को अपांगता माने जैसे तैसे हो जाता है, कभी किसी को ये फेंक दिया है तो इधर फेंका हुआ है, नाक बड़ा है तो कोई कान बड़ा है, इस तरह से होते रहते हैं सिंड्रोम के कमी कारण। ये सभी मैं आप लोग को एकदम सिंपली तरीके से बताऊंगा क्लासेस में। ये तो एक क्वेश्चन आ गया था कि लिंग